channel. Let's crack it. Hope you all are doing well. So today is a day 26 video on MCQ series from chapter Indian Economy on the eve of independence, which is a part of Indian economy. So ये हमारा डेली की तरह आज 5 अगले MCQs हम लेकर आए हैं, जो कि ये इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के चैप्टर से रिलेटेड है और ये इस चैप्टर का पार्ट 5 वीडियो है. तो इसके 4 पार्ट हमने कर लिए. विद दिस हमने 3 चैप्टर्स जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कर लिए हैं इसी MCQ सीरीज में. सो बाकी वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं. आपको सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे वहां पर, और साथ ही साथ अगर वहां से नहीं तो आप प्लेलिस्ट के MCQ सीरीज जो टैग है उसके अंदर जाकर भी सारी वीडियोस देख सकते हैं, आपको वहां पर भी मिल जाएंगी. सो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे यूजफुल वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगे. तो हर डेली की तरह आज भी हम 5 MCQs करेंगे और ये हमारा लास्ट पार्ट है. ये हमारा लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इसके बाद हमारे 2 चैप्टर्स रह जाएंगे और विद इन 4 डेज हम जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है विद इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट कर लेंगे MCQ सीरीज के थ्रू. क्लियर? सो ये हमारा लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, लेकिन इस MCQ सीरीज का नहीं. विद इन 4 डेज वो भी हमारा लास्ट पार्ट हो जाएगा. क्लियर? सो अब स्टार्ट करते हैं आज का लेसन और आज का फर्स्ट क्वेश्चन और 21st क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. On the eve of independence, India was the net importers of. तो देखिए इसके रिगार्डिंग अगर आपने कल का लेसन बहुत ध्यान से सुना था तो आपको इससे थोड़ा सा हिंट जरूर मिल जाएगा कि ये क्या है क्वेश्चन. क्लियर? सो थोड़ा सा पार्ट हमने डिस्कस किया था, होप आपको याद होगा. ध्यान से अगर आपने सुना था तो कल का और परसों का लेसन इसी के रिगार्डिंग था. क्लियर? सो थोड़ा सा पार्ट हमने टच किया था एक्सपोर्टर्स के रिगार्डिंग, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के यानी कि फॉरेन ट्रेड के रिगार्डिंग. क्लियर? कल के लेसन में थोड़ा सा पार्ट जो हमने कल टच किया था वो इसके इंट्रोडक्शन से था. क्लियर? होप आपको याद होगा. तो इस लेसन में हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बताना है, जब ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का टाइम था तो इंडिया जो था नेट इंपोर्टर्स किसका था? फिनिश गुड्स का था, प्राइमरी प्रोडक्ट्स का था, रॉ मटेरियल का था, या नन ऑफ दीज, या इनमें से किसी का भी नहीं था. तो आंसर अगर आपको पता है तो आंसर आप साइड पे लिख सकते हो. इससे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक होती है कि आपको किस हद तक नॉलेज है, और इसके साथ हम विद एक्सप्लेनेशन इसको डिटेल में पढ़ेंगे भी कि इसका आंसर क्या है. तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? फिनिश गुड. तो देखिए क्या था इसके रिगार्डिंग हमने कल भी डिस्कस किया था. थोड़ा सा पार्ट अगर आपको याद था कि कल हमने पढ़ा था कि प्रायर टू द ब्रिटिश रूल जो था इंडिया वाज अ वेल एक्सपोर्टर. इंडिया एक वेल एक्सपोर्टर था. क्लियर? क्योंकि ये क्वेश्चन जो हमने कल किया था अगर आपको याद था, लास्ट क्वेश्चन हमने इसके रिगार्डिंग लास्ट सेकंड या लास्ट क्वेश्चन हमने किया था जो रिलेटेड था सिंक ऑफ वर्ल्ड्स बुलियन. क्लियर? जो मैंने एक डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में आपको बोला था कि ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है जिसका नाम आपको बुक में मिलेगा, लेकिन पूरा ये क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं मिलेगा. क्लियर? वही क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ. क्लियर? उसी क्वेश्चन से ये रिलेटेड है. क्लियर? तो अगर आपने वीडियो को देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो इसका आंसर फिनिश गुड है, लेकिन क्यों है अब डिटेल में पढ़ते हैं. तो देखिए क्या था कि स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, अब ये जो टॉपिक है ये फॉरेन ट्रेड के टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है, फॉरेन ट्रेड से. अब जो इंडिया की इकोनॉमी का ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का जो हमारा चैप्टर है उसमें फॉरेन ट्रेड का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है. तो जो स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. क्लियर? या फिर ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस भी हम बोल सकते हैं. क्लियर? इंडिपेंडेंस के जब करीब का टाइम था. क्लियर? तो क्या था कि नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर्स ऑफ फिनिश गुड. इंडिया क्या बन चुका था? नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स. यहां से ही आपको क्लियर हो रहा है कि क्वेश्चन में हमें पूछा गया है इंपोर्ट के रिगार्डिंग. इंपोर्टर किसका था? इंडिया इंपोर्टर किसका था? इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स. और एक्सपोर्टर किसका था? ऑफ रॉ मटेरियल. ये हमने कल भी बोला था. क्यों था इसको डिटेल में, इसका जो बैकग्राउंड है हमने कल की वीडियो में पूरी डिटेल से एक्सप्लेन किया था, तो आप उसको जरूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगी वो चीज आपके लिए. तो अब देखिए यहाँ पर ये रॉ मटेरियल के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं. रॉ मटेरियल लाइक अगर हम बोले
तो रॉ सिल्क जो था, कॉटन था, वूल था, जूट था, इंडिगो, शुगर, ये सारी चीजें रॉ मटेरियल के अंदर आती थी। उन सभी चीजों का क्या होता था, एक्सपोर्ट होता था टू द ब्रिटिश, और वो चीजों से क्या बनता था, फिनिश गुड, और फिनिश गुड जो था जो वो इंपोर्ट किया जाता था ब्रिटिश कंट्री से इंडिया में, क्लियर। तो वो उससे क्या होता था, ब्रिटिश कंट्री को बहुत ही फायदा होता था, क्लियर, इकोनॉमिकली। तो उन्होंने जो ये एक्सप्लोटिव पॉलिसीज जो थी, डिस्क्रिप्टिव जो इन्होंने जो टैरिफ और ट्रेड की जो भेदभाव वाली बाइस्ड पॉलिसीज लगाई, उन्हीं से क्या था कि इंडिया बिकेम द नेट एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट बन गया, क्लियर। क्योंकि क्या था कि कल हमने डिस्कस किया था द सिंक ऑफ जो बुलियन वाला क्वेश्चन था कि इंडिया पहले क्या था, इंडिया बिफोर द ब्रिटिश रूल क्या था, एक बहुत ही एक्सपोर्टर था, बहुत ही बड़े लेवल का एक्सपोर्टर था, हर चीज में आगे था। लेकिन आफ्टर दिस ब्रिटिश रूल इंडिया क्या बन के रह गया, ओनली द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, और इंपोर्टर क्या बन के रह गया, फिनिश गुड का, जो कि वो पहले था। वो एक्सपोर्टर था फिनिश गुड्स का और इंपोर्टर था रॉ मटेरियल का। लेकिन क्या था कि आफ्टर दिस इंडिया सिर्फ एक रॉ मटेरियल का इंपोर्टर बन के रह गया। और क्वेश्चन को अगर हम डबल सेंस से देखें तो पेपर में ऐसे भी आ सकता है, एक्सपोर्ट के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे ये क्वेश्चन हमारा जो हमने डाला था कि इसमें सिर्फ नेट एक्सपोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है, इंपोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है। पेपर में आपको नेट एक्सपोर्टर भी पूछा जा सकता है कि किसका है, वो है रॉ मटेरियल और प्राइमरी गुड्स का। देखिए यहाँ पर रॉ मटेरियल, प्राइमरी गुड्स का, अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखें तो आपको प्राइमरी गुड्स भी ऑप्शन में मिल रहा है, लेकिन प्राइमरी गुड्स और रॉ मटेरियल जो था वो किसके रिगार्डिंग वो था, वो एक्सपोर्टर था, क्लियर, वो क्या था, एक्सपोर्टर था, क्लियर, एक्सपोर्टर। लेकिन इंपोर्टर वो किस चीज का था, ओनली फॉर फिनिश्ड गुड्स, क्लियर। अब प्राइमरी प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल में जैसे कि मैंने बोला कौन कौन सी चीजें आती हैं, लाइक रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, जूट, इंडिगो, शुगर, ये वाली चीजें आती है। लेकिन अगर बात करें कि फिनिश्ड गुड्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, अब एट द सेम टाइम वो क्या बन गया, नेट इंपोर्टर बन गया फिनिश्ड गुड्स का, जो कि प्रोड्यूस किए जाते थे किसकी तरफ से, ब्रिटिश इंडस्ट्री की तरफ से। अब फिनिश गुड में कौन कौन सी चीजें आती हैं अगर हम बात करें तो, अब वो बनकर क्लोथ्स, अब देखिए इसी रॉ मटेरियल को यूज करके क्लोथ्स बनते हैं, क्लियर, रॉ कॉटन को, रॉ सिल्क को, रॉ वूल को यूज करके क्या बनता है, क्लोथ बनता है, कॉटन को यूज करके, क्लियर। तो उन्हीं चीजों के से बनकर और भी बहुत सारी जो चीजें कैपिटल गुड्स बनती हैं, प्रोड्यूस होती है, वो इंग्लैंड में प्रोड्यूस होती थी और वहां से क्या की जाती थी, इंपोर्ट की जाती थी इंडिया में, क्लियर। तो ये उनको बहुत ही फायदेमंद था चीज, क्लियर। सो ये था हमारा पॉइंट रिलेटेड विद द नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। अब इसके रिगार्डिंग में हम प्रीवियस वीडियोस में थोड़ा थोड़ा पार्ट डिस्कस कर चुके हैं कि मोनोपली जो थी, मोनोपली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड किसके हाथ में था, वो था सिर्फ ब्रिटिश के हाथ में, क्लियर, ब्रिटिश रूल था और उन्हीं के हाथ में मोनोपली थी किसकी, फॉरेन ट्रेड की, क्लियर। सो अगर हम बात करें जो कॉलोनियल पॉलिसी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वो क्या, उससे क्या रिजल्ट निकला कि वो रिजल्ट लेकर आया कि मोनोपली जो थी कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड वो उनके हाथ में चला गया, क्लियर। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रिगार्डिंग जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी इंडिया और ब्रिटेन के बीच में ही थी, क्लियर। सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किसके बीच में था, इंडिया और ब्रिटेन के बीच, और किसी कंट्री के साथ हार्डली वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे, क्लियर। और इस वजह से क्या था कि इंडिया का जो लेवल था सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सिर्फ ब्रिटेन तक ही सीमित रह गया, क्लियर। सो क्योंकि सारे डिसीजंस कौन लेता था, ब्रिटिश रूल, क्लियर, और उन्हीं के हाथ में मोनोपली थी इस चीज की, क्लियर। अब इससे यहाँ पर क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या पड़ा कि इकोनॉमी जो थी वो बन गई बैकवर्ड। इसका जो रिजल्ट निकल कर आया इन 3 पॉइंट्स का, तीसरा पॉइंट क्या है, सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिश। अब देखिए सरप्लस ट्रेड हो रहा था, सरप्लस ट्रेड किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल रहे हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड रिलेटेड होता है किससे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से। उसमें जो था सरप्लस तो हो रहा था लेकिन वो बेनिफिट नहीं दे रहा था ब्रिटिश रूल को, और इसके बारे में हम आगे क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे विद डीपली, क्लियर। लेकिन अब इन तीनों पॉइंट्स का, नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, मोनोपली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश, जो कि रिलेटेड है फॉरेन ट्रेड से, तीनों पॉइंट्स
इन सब का रिजल्ट क्या निकल कर आया? रिजल्ट निकल कर आया, क्या बन गया? बैकवर्ड इकोनॉमी बन गई हमारी। इंडिया क्या बन गई? एक बैकवर्ड इकोनॉमी बनकर रह गई बिकॉज ऑफ ये तीन चीजों के रिगार्डिंग। क्लियर? और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे, लेकिन अगर हम फॉरेन ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये तीन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनकी वजह से क्या था, हमारी कंट्री इंडिया इकोनॉमी क्या बन गई? एक बैकवर्ड इकोनॉमी बनकर रह गई। क्लियर? सो अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, surplus generated on as balance of trade by British government on the eve of independence was used for the purpose of। तो देखिए ये रिलेटेड है क्वेश्चन उसी टॉपिक से, फॉरेन ट्रेड के टॉपिक से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसी का जो पॉइंट है जो सरप्लस वाला उससे रिलेटेड है। क्लियर? सरप्लस ट्रेड बट नॉट ओनली बेनिफिट द ब्रिटिश। क्लियर? सो देखिए सरप्लस जो जनरेट किया जाता था एज बैलेंस ऑफ ट्रेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ। ये सरप्लस किसके लिए यूज किया जाता था? जो सरप्लस निकल कर आता था बैलेंस ऑफ ट्रेड से, सरप्लस तो हो रहा था, लेकिन वो किस चीज के लिए यूज किया जा रहा था ये हमें पता लगाना है। ऑप्शन ए इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वार एक्सपेंसेस, बोथ ए एंड बी, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर। तो देखिए अगर हम बात करें, हमने जो प्रीवियस लेसन्स किए हैं इस एमसीक्यू के रिगार्डिंग इसी चैप्टर से, तो जितने भी 2-4 हमने लेसन्स किए हैं, इसके पार्ट किए हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग वाले लेसन में ही हमने पढ़ा था, फर्स्ट वीडियो में ही इसी पार्ट के, कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इंडिया के जो ब्रिटिश रूल था उसने कोई बेनिफिट नहीं दिया। क्लियर? बहुत ही उन्होंने एग्रीकल्चर को जो नीचे गिरा दिया, जिस वजह से हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। जो भी सरप्लस जनरेट हो रहा था उनकी उस सरप्लस का उन्होंने एग्रीकल्चर में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो निकल जाएगी। जो भी हमारे प्रीवियस नॉलेज है उससे हम बता सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की। सो इट मींस ये ऑप्शन तो निकल जाती है। अब हमारे पास ये ऑप्शंस हैं 3। अब ये जो ऑप्शन है सी, ये इन दोनों से रिलेटेड है। अब अगर आपको पता हो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे, लाइक बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे। क्लियर? तो क्या वो अब देखिए कोई भी अगर देश चलाना है तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, देश चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो एक ऑफिस भी हो, किसी भी चीज को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मस्ट है। क्लियर? ये तो जरूरी है, तो ये जरूरी है, ये हमें पता, मतलब ये तो पक्का होगा ही होगा। क्लियर? सरप्लस का जो भी निकल कर आता था उसका पैसा जरूर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर जाता होगा। लेकिन अगर बात करें वार एक्सपेंसेस की, अगर हमें याद हो कि जो वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? वो हुई थी जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में। ये इसकी तो नॉलेज हमें है, हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है इसके रिगार्डिंग। तो वॉर्स जो हुई थी वो ब्रिटिश रूल जब था तब हुई थी। क्लियर? तो इसका मतलब लास्ट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी वो तभी हुई थी, रिसेंटली हुई थी, जब हमारी इंडिपेंडेंस होने वाली थी। क्लियर? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड के पास ही में हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी। तो इसका मतलब उन्होंने वर्ल्ड वॉर जब हुई थी उस पर भी पैसा लगाया होगा। तो इसी दो लॉजिक से हम बोल सकते हैं ये दोनों पॉइंट्स जरूरी है। तो बोथ ए एंड सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो पढ़ते हैं अब इस आंसर को डिटेल में। क्या आंसर यही है? चेक करते हैं। आंसर हमारा ऑप्शन सी ही है, बोथ ए एंड बी। अब देखिए क्या है कि सरप्लस ट्रेड तो हो रहा था बट ओनली टू द बेनिफिट द ब्रिटिश। अब ये सरप्लस जो था सिर्फ किसको बेनिफिट दे रहा था? ब्रिटिश को। क्लियर? केवल ब्रिटिश को। अब देखिए जो सरप्लस था जनरेटेड एज बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज ओनली स्पेंट टू द मीट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वार एक्सपेंसेस। सिर्फ वार एक्सपेंसेस पर और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर ही ये सरप्लस खर्च किया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इन इंडिया। और ये जो एक्सपेंसेस थे led to the huge drain of wealth as it is not used for investment। अब ये जो जितना भी सरप्लस था वो किसी भी ऐसे भलाई के काम के लिए इंडिया में नहीं लगाया गया। हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि उन्होंने अगर कोई भी चीज शुरू की, अगर हम रेलवेज की ही बात करें, उन्होंने रेलवे स्टार्ट की बट फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर ओन ट्रेड। वो कोने कोने तक अपने प्रोडक्ट्स को लेकर जाना चाहते थे इंडिया में, जिस वजह से उन्होंने रेलवे को इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप किया। क्लियर? सो उसका भी उनका अल्टीमेट बेनिफिट वो अपने पर लेकर जाना चाहते थे। उन्होंने सुएज कनाल एस्टैब्लिश की। क्लियर? किसके लिए? उन्होंने अपने
जो रिमूव करने के लिए टैरिफ्स जो थे, उनको जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर पड़ रहे थे उनको रिमूव करने के लिए, उनको कम करने के लिए उन्होंने ये बनाया। क्लियर, हर पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने जो भी एक्सपेंडिचर किया सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए ही किया था। क्लियर, अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव और वार एक्सपेंसेस पर उन्होंने मेनली खर्च किया। जो भी सरप्लस हुआ, सरप्लस तो हो रहा था, लेकिन उसका सारा जो सरप्लस था स्पेंड कहां पर किया जा रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव और वार एक्सपेंसेस पर। क्लियर, और इस वजह से क्या हुआ, ह्यूज ड्रेन हो गया ऑफ वेल्थ, बहुत सारी जो वेल्थ थी, पैसा था, वो पानी की तरह बहा दिया उन्होंने और कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की। कॉन्सिक्वेंटली पॉवर्टी और बैकवर्डनेस एलिवेट हुई। क्लियर, तो पॉवर्टी और बैकवर्डनेस आ गई हमारी कंट्री में। क्लियर, सो ये जो मेन इसका इम्पैक्ट था बहुत सारी चीजों पर पड़ा, हमने पढ़ा सबसे बड़ा इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पर पड़ा था, दूसरा जो इफेक्ट हुई इंडस्ट्री वो कॉटन इंडस्ट्री हुई। क्लियर, सो इसके रिगार्डिंग हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं चीजों को। क्लियर, सो बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 23। सो ये कंसेप्चुअल आपका नॉलेज का क्वेश्चन है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्लियर, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं जो डेट बेस्ड होते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। अब सेंसस क्या होता है, सेंसस इज मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की जब हम काउंटिंग करते हैं कि एक देश में कितनी पॉपुलेशन है, उसकी काउंटिंग करने को बोलते हैं, एस्टिमेट करने को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंसस। क्लियर, अब ये फर्स्ट जो सेंसस बनाया गया था, प्रिपेयर किया गया था, कब किया गया था, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए इज 1981, ऑप्शन बी इज 1881, ऑप्शन सी इज 1885 एंड ऑप्शन डी इज 1985। सो आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन बी, दैट इज 1881। अब पढ़ते हैं इसके बारे में कि किस टॉपिक से ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन रिलेटेड है फ्रॉम द पॉपुलेशन, यानी कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल से। क्लियर, डेमोग्राफिक प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि इसी चैप्टर के रिगार्डिंग एक टॉपिक है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल। इसके रिगार्डिंग आगे भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अब मैंने टॉपिक बता दिया, अब इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये आंसर हमारा 1881 है, ऑप्शन बी। क्लियर, सो अब देखिए डिटेल में पढ़ते हैं। पॉपुलेशन सेंसस जो था इन इंडिया, इस क्या है, डिटेल्ड एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन का साइज पता लगाने के लिए कि कितने नंबर ऑफ पीपल हैं एक कंट्री में। क्लियर, अलॉन्ग विद कंप्लीट डेमोग्राफिक प्रोफाइल, अब पूरी उनकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल भी साथ ही साथ पता लगाई जाती है। अब डेमोग्राफिक प्रोफाइल होता क्या है, उसमें बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोरालिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी रेट, ये चार चीजें मेनली आती हैं इस डेमोग्राफिक प्रोफाइल में। क्लियर, तो ये जो था, अब ये सेंसस जो था सबसे पहले कब बनाया गया, इट वाज फर्स्ट कंडक्टेड अंडर द ब्रिटिश रूल इन 1881, और ये उसके बाद से हर 10 साल के बाद बनाया जाने लगा। क्लियर, तो इससे क्या था, एक कंट्री में कितने लोग रहते हैं, क्या काम करते हैं, कितना उनका बर्थ रेट है, डेथ रेट है, लिटरेसी रेट है, सब चीजों के बारे में पता लगाया जा सकता था। क्लियर, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, हाई इन्फेंट मोरालिटी इज द साइन ऑफ। अब हाई मोरालिटी जो साइन था, इन्फेंट मोरालिटी साइन था, वो क्या डोनेट करता है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, पुअर हेल्थ केयर, या ऑप्शन ए, ऑप्शन सी में बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो देखिए जो मोरालिटी रेट होता है वो किससे रिलेटेड होता है, मेनली जो चीज हमारी हेल्थ से रिलेटेड होती है, यानी कि मेनली जो चीज हमारी हेल्थ से रिलेटेड होती है। क्लियर, उसे बोला जाता है हाई मोरालिटी, यानी कि डेथ रेट जिसमें आता है मेनली। क्लियर, सो जिसमें मेनली डेथ रेट आता है, मोरालिटी इज रिलेटेड विद डेथ ना, तो इन्फेंट मोरालिटी जो है मेनली डेथ या फिर हेल्थ से रिलेटेड पॉइंट है। क्लियर, तो इसका मतलब ये हाई है, अगर हाई इन्फेंटिलिटी मोरालिटी रेट है, हाई डेथ रेट है, तो उससे वो चीज किसका साइन है, पुअर हेल्थ केयर तो होगा ही होगा, ऑप्शन बी तो पक्का होगा ना। तो इसका मतलब किसी की डेथ हुई, पुअर हेल्थ केयर वो है, तो हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाए, तो उसका रीजन पॉवर्टी भी है। क्लियर, पैसा ना होने की वजह भी होती है, तो एक्सट्रीम पॉवर्टी, दोनों ही पॉइंट आ जाएंगे इसमें। क्लियर, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड बी। क्लियर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, क्योंकि इसी क्वेश्चन से और भी क्वेश्चंस निकल कर आ सकते थे, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनाया जस्ट टाइम की कमी की वजह से, लेकिन और क्वेश्चंस भी बन सकते थे, मैं वो इस स्लाइड के थ्रू आपको बता देती हूँ। तो देखिए
डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो थी, इसमें क्या था, डेमोग्राफिक कंडीशंस जो थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एक्सेप्ट ऑल द फीचर्स ऑफ स्टेगनेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। जो एक स्टेगनेंट और बैकवर्ड इकोनॉमी के जो भी फीचर्स थे वो सारे इसमें आ रहे थे। क्लियर? तो अब डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो होती है ये 4 पॉइंट से बनती है। हाई यानी कि जिसमें बर्थ रेट और डेथ रेट होता है, इन्फेंट मोरलिटी रेट होता है, लो यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, और लिटरेसी रेट होता है। ये 4 चीजें आती है। अब जब डेमोग्राफिक कंडीशन जो थी इंडिया की, जब ब्रिटिश रूल था उस टाइम पर क्या थी, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों क्या थे, हाई थे। क्लियर? हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, जिससे क्या सजेस्ट होता है कि लोग क्या थे, इलिटरेट थे। जिससे क्या था, मैसिव पॉवर्टी की भी एक रीजन है जो कि स्टेट करता है, सजेस्ट करता है कि वो स्टेट क्या है, एक मैसिव पॉवर्टी से गुजर रही है। क्लियर? और दूसरी चीज क्या है, जब हाई इन्फेंट मोरलिटी रेट होता है तो उससे क्या पता चलता है कि दिस इज अ साइन ऑफ पुअर हेल्थ केयर कनेक्टेड विद द एक्सट्रीम पॉवर्टी। और पॉवर्टी और पुअर हेल्थ केयर है, ये 2 पॉइंट आते हैं किसमें, हाई इन्फेंट मोरलिटी रेट में। अगर हाई इन्फेंट मोरलिटी रेट है तो उससे पता चलता है कि एक कंट्री की जो हेल्थ केयर है वो बहुत पुअर है और पॉवर्टी भी है। अगर इसकी जगह पर अगर पेपर में आपके पास पूछा जाता है कि लो लो इन्फेंट मोरलिटी रेट है, तो तब आपका आंसर क्या होगा, तब ये पुअर हेल्थ केयर नहीं आएगी, ना ही पॉवर्टी आएगी। ये याद रखिएगा कि अगर इसका उल्टा हो गया तो ये चीजें नहीं आएंगी। क्लियर? ये नीचे वाली चीजें इनके रीजन भी उल्टे पड़ जाएंगे। अब थर्ड पॉइंट है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या रिफ्लेक्ट करता है, लैक ऑफ हेल्थ केयर। अब इसमें भी लैक ऑफ हेल्थ केयर, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज आल्सो रिलेटेड विद हेल्थ केयर फैसिलिटीज। क्लियर? लैक ऑफ अवेयरनेस आ जाती है, एज वेल एज इसमें लैक ऑफ मींस टू अवेल देम, उसको कैसे लिया जाए, उन अवेयरनेस को कैसे लिया जाए, उस हेल्थ केयर को कैसे लिया जाए, वो भी उनकी नॉलेज में नहीं होती। क्लियर? सो ये सारे पॉइंट्स आते हैं लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। अब लो लिटरेसी रेट, अब लो लिटरेसी रेट क्या होता है, जब भी, अब देखिए लो लिटरेसी रेट अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और एंड द ब्रिटिश रूल था, जब ब्रिटिश रूल था उस टाइम पीरियड की बात करें तो फीमेल लिटरेसी रेट जो था वेरी वर्स था, बहुत ही बुरा था। फीमेल को बहुत कम फीमेल पढ़ी लिखी मिलती थी, बहुत ही कम। क्लियर? अगर हम डाटा के थ्रू बात की जाए तो ओनली अगर 7% ओनली 7% फीमेल जो थी वो क्या थी, पढ़ी लिखी थी। क्लियर? बाकी की सारी क्या थी, अनपढ़ थी। क्लियर? सो इसलिए बोला जा सकता है लो लिटरेसी रेट था, और यही एक चीज है जो इंडिकेट करती है ऑन द जेंडर बायसनेस। क्लियर? इन द सोसाइटी। क्लियर? तो ये चीज किसको डिनोट करता है, जेंडर बायसनेस को। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है कि कौन सा ऐसा डेमोग्राफिक प्रोफाइल में पॉइंट इंक्लूड है जो जेंडर बायसनेस को डिनोट करता है, लो लिटरेसी रेट। क्लियर? सो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको जरूर नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको नॉलेज हो तो आप झट से बता सकते हो। तो ऐसे जो डेट बेस्ड क्वेश्चन है उनको जरूर याद रख जाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट भी है और बेसिक क्वेश्चन भी है, जिनका एग्जैक्ट आंसर आपको पता होना बहुत जरूरी है, इससे आप हिंट लगाकर आंसर नहीं बता सकते। सो क्वेश्चन क्या है, रेलवेज वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द ईयर। अब रेलवे कब इंट्रोड्यूस किए गए इंडिया में, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर साइड में जरूर लिखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज 1853। तो आंसर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आंसर हमारा ऑप्शन बी ही है। और देखिए ये जो आंसर है रेलवे के रिगार्डिंग जो पॉइंट है वो किसके अंडर आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, रेफर्स टू द एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक चेंज, जिसमें क्या दो चीजें आती है, एक तो इकोनॉमिक चेंज। अब ऐसा क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से आते हैं, एक आता है इकोनॉमिक चेंज, दूसरा आता है सोशल चेंज। दो पॉइंट इंक्लूड है, एक पॉइंट है इकोनॉमिक चेंज और दूसरा पॉइंट है सोशल चेंज। क्लियर? अब मैं अलग अलग वे से आपको उसी एक्सप्लेनेशन से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि और भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जो मैंने इंक्लूड नहीं किया, तो उसको जरूर याद रखिएगा। क्लियर? तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, या साइड में ऐसे क्वेश्चंस लिख कर रख लीजिए।
इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रिलेटेड है विद द एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक चेंज। अब इकोनॉमिक चेंज पे कौन कौन से पॉइंट आते हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर, एनर्जी। तो ये पॉइंट्स मेनली आते हैं किसमें? इकोनॉमिक चेंज में। क्लियर? और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, बिल्कुल यही पॉइंट तक सीमित नहीं है। अब आगे देखिए, एलिमेंट ऑफ सोशल चेंज, जिसमें क्या आ सकता है? ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग फैसिलिटीज और भी बहुत सारे पॉइंट्स। क्लियर? तो ये रिलेटेड है विद सोशल चेंज। अब ये क्या करता है? सर्व्स एज अ फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये दोनों पॉइंट, चाहे वो इकोनॉमिक चेंज हो चाहे वो सोशल चेंज हो, जब भी वो हो रहा है तो वो क्या करता है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट के अंदर आता है, और जिससे क्या होता है? फाउंडेशन होती है ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। एक डेवलपमेंट होती है एक कंट्री की, उसकी ग्रोथ होती है। क्लियर? अब इसी पॉइंट के अंदर अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्टेशन का पॉइंट है, तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ही ट्रेन जो है एक ट्रांसपोर्टेशन का ही पार्ट है। जो फर्स्ट ट्रेन थी रन की गई थी फ्रॉम, अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट ट्रेन कहां पर रन हुई थी? फर्स्ट ट्रेन जो रन हुई थी फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, मुंबई तो थाने। क्लियर? सो ये फर्स्ट ट्रेन रन हुई थी फ्रॉम मुंबई। क्लियर? टू, अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट ट्रेन थी रन हुई थी, चाहे वो फ्रॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, अगर फ्रॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो आपको बोलना है वो बॉम्बे हमारा आंसर है। अगर टू के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है तो थाने आंसर होगा। अगर टाइम पूछा जा रहा है जैसे कि इस क्वेश्चन में है तो 1853। तो देखिए एक ही लाइन से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं, तो इसी चीज को आपको ध्यान में रखता है, और इसी तरीके से आप और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हो खुद से भी। जब भी आप पढ़ते हो तो बहुत सारे ध्यान से, अगर आप बहुत ध्यान से आप डिटेल में पढ़े तो बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से भी निकाल सकते हो। क्लियर? तो ये था हमारा आज का वीडियो। होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर जरूर बताइए, और आगे भी शेयर कीजिए, इससे और भी लोगों की हेल्प होगी। तो बहुत ही एग्जाम आपके नजदीक है फर्स्ट टर्म के, तो होप आपको लेसन अच्छे लग रहे हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम आपने वीडियो देखी, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर बताइए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे इसको बेल बटन जरूर दबाइए कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन विद टाइम आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ कल वाले, विद नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। थैंक यू।